गुड वेलकम इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। हमने काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट किया है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या चीज़ होती है? तो देखो, गोल्जी बॉडी हमारे सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। जैसे कि हम कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, कार का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं। इस तरह से सेल के अंदर भी जितने भी प्रोटीन्स है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उनको एक से दूसरी जगह पर अगर जाना है तो एक वेसाइकल का यूज़ करते हैं। और वो वेसाइकल एक्चुअल में जो बनेगी वो गोल्जी बॉडी के थ्रू बनेगी। गोल्जी बॉडी क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, उसको समझने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि सेल जो है वो कौन सी ऐसी सेल है जिसमें गोल्जी बॉडी होगी। तो देखिए, मैंने आपको इनिशियली ये बताया था कि नेचर में दो तरह की सेल होती है। एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, और ये वाली जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सेल बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, यानी हम सब कह सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारी की सारी कौन सी सेल से बने? प्रोकैरियोटिक सेल। ऑल बैक्टीरिया आर टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसके आसपास जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम इनमें होगा ही नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुद अपने आप में न्यूक्लियस बना रहा है, एक मेम्ब्रेन है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के रूप में न्यूक्लियस नहीं है तो दूसरी कोई चीज़ भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जिसके अंदर ह्यूमन आते हैं, जिसके अंदर प्लांट आते हैं, जिसके अंदर फंजाई आते हैं, ये जितने भी आपको सेल दिख रही है, इन सभी सेल के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर न्यूक्लियस इनके अंदर होगा तो हमने ये कहा कि इस न्यूक्लियस के ऊपर एक अलग टाइप से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, या हम इस कह सकते हैं कि एक पट्टिका बनती है। और इन्हीं पट्टिका को हम किस नाम से जानते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी के थ्रू एक और नया सेल ऑर्गेनल बनता है जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, आपको अगर गोल्जी बॉडी के डायग्राम्स की बात करें तो किसी भी सेल के अंदर गोल्जी बॉडी इस टाइप से पाई जाती है। ये जो है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है। ये सेल के अंदर कहाँ होगा? सेल के अंदर बिल्कुल जो है ये मिडल मिडल के अंदर होगा, इसलिए इसको हम मिडल गोल्जी बॉडी या मिडल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, गोल्जी बॉडी को यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर दी हुई है, फॉर एग्जांपल्स ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर दी हुई है, ये वाली, ये जितनी भी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रही है, इन सब को हम कहते हैं सिस्टर्नी। यहाँ पर एक नाम भी लिखा हुआ है सिस्टर्नी। ठीक है, तो सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी बॉडी का मेन पार्ट्स होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये बनी हुई है वेसाइकल। ये जितनी भी जो दिख रही है इनको हम कहते हैं वेसाइकल। वेसाइकल अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे इस वेसाइकल का नाम है सिक्रेटरी वेसाइकल, क्योंकि ये किसी चीज को सिक्रेट आउट करती है, सेल के थ्रू एक्सोसाइटोसिस कराती है। ये वाली जो वेसाइकल दिख रही है इनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ये प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करेगी, इसलिए हम कहते हैं इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। इधर जो है ये वाला जो नाम है इसका नाम है ट्रांसफेस, और ये नाम है सिस फेस। सिस फेस क्या होता है? तो किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइड जो गोल्जी बॉडी का भाग होता है उसको हम कहते हैं सिस फेस। तो हम कह सकते हैं ये किस साइड है? इट इज टूवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो टूवर्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की साइड है। और वही दूसरी तरफ ये है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का मतलब है ये किस साइड है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड, टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस टाइप से। तो किसी भी गोल्जी बॉडी के अंदर दो तरह के फेस पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं सिस फेस, एक को हम कहते हैं ट्रांसफेस। अब गोल्जी बॉडी को समझने से पहले हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या बात बताई। तो देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है एस जॉर्ज। एस जॉर्ज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने करीबन 1867 के आसपास की बात है, इन्होंने क्या किया, सेल के अंदर एक नेटवर्क देखा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, और इस सेल के अंदर जैसे ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर इधर जो है इस टाइप से इन्होंने ऐसा नेटवर्क देखा, ऐसे। तो इन्होंने इस नेटवर्क को देखा। ये नेटवर्क जो है सेल के अंदर करीबन 20 to 80% एरिया कवर कर रहा था। 20 to 80% एरिया कवर कर रहा था। और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने एक नाम दे दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी, हालांकि डायरेक्ट नाम इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, इन्होंने इसका नाम थोड़ा अलग दिया था।
पहले इन्होंने नॉर्मली जो है इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स जो है नाम दिया था, और उसके बाद में फिर कई साल के बाद फिर जो है इस कॉम्प्लेक्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम जाना गया। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया, इन्होंने तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ढूंढी थी, हम कह सकते हैं इन्होंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। कई कई साल गुजरने के बाद इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स माना गया। अब एस जॉर्ज के बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कैमिलो गोल्जी एक्चुअल में न्यूरॉन पे स्टडी कर रहे थे। उनको ये देखना था कि न्यूरॉन एक सेल है या नहीं, क्योंकि जब सेल थ्योरी बनाई गई 1838 और 1839 के अंदर स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, तो उस समय कैमिलो गोल्जी जो है उन्होंने ये बात देखी कि सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी एक शेप फिक्स होती है, लेकिन जब बात न्यूरॉन की आती है तो यू नो वेरी वेल कि न्यूरॉन जो होती है वो एक अलग टाइप की सेल है, मतलब एक ऐसी टाइप की सेल है जिसका न तो जो है दूसरी सेल के अकॉर्डिंग शेप मेंटेन होता है, और नहीं उसके वो दूसरी सेल के अकॉर्डिंग दिखती है। दूसरी सेल के अंदर फाइबर नहीं होता, इसके अंदर एक फाइबर होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। यानी न्यूरॉन दूसरी जितनी भी सेल है उन सबसे अलग दिखने वाली सेल थी, इसलिए कई साइंटिस्ट उसको सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते थे। तो कैमिलो गोल्जी ये स्टडी करना चाह रहे थे कि जो न्यूरॉन है वास्तव में सेल है या नहीं है। तो जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, एक ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू वो न्यूरॉन को आसानी से देख सके, क्योंकि न्यूरॉन है उसके अंदर गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है सिल्वर जो है मेटाबॉलिज्म होता है। इस वजह से सिल्वर को ढंग से देखने के लिए उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की जिसका नाम है सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक। इम्प्रेग्नेशन टेक्निक, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो केमिकल है उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उल्लू की जो है तंत्रिका कोशिका ली, यानी न्यूरॉन ली। जो बार नाउल होता है, एक स्पीशीज होती है उल्लू की, उसकी न्यूरॉन ले ली, और उस न्यूरॉन के अंदर वो स्टडी करना चाहते थे कि न्यूरॉन एक सेल है या नहीं। जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोट की कि न्यूरॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर, तंत्रिका के केंद्र के चारों ओर इस टाइप से एक नेटवर्क देखने को मिल रहा है, और ये जो नेटवर्क है उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये क्या चीज है, क्योंकि अभी तक इस नेटवर्क को किसी और साइंटिस्ट ने ढंग से देखा नहीं था, इन्होंने पहली बार देखा। तो इन्होंने इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर ये एक नेटवर्क है, इसलिए नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाला नेटवर्क लाइक एक स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने इस टाइप से नाम दे दिया। तो शुरू में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना, इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, ये नाम जाना। ये बात है 1898 के आसपास की। 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने इस गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। उसके बाद में कई सालों बाद, करीबन 1910 के बाद, 1910 के बाद की बात है, एक साइंटिस्ट है कैजल, और कैजल ने ये कहा कि जो डिस्कवरी गोल्जी बॉडी ने की है उसको हम इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस के बाद नाम से नहीं जानेंगे, इसको हम अब गोल्जी बॉडी के नाम से जानेंगे। तो गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी कहने वाले एक्चुअल में कौन थे, कैजल थे, जिन्होंने इनके अंदर बताया था। इसके अलावा भी और कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गोल्जी बॉडी को अलग अलग नाम से जाना। जैसे एक साइंटिस्ट थे बेकर, तो बेकर ने मोस्टली एनिमल गोल्जी बॉडी की स्टडी कर दी। एनिमल की जो गोल्जी बॉडी है उसकी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उसको जो है बेकर बॉडी के नाम दिया। इन्होंने कहा कि ये एक बेकर बॉडी है, यानी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की गोल्जी बॉडी का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। हम कह सकते हैं कि एनिमल गोल्जी बॉडी और प्लांट गोल्जी बॉडी, दोनों गोल्जी बॉडी अपने आप में दिखने में अलग होती है। दोनों गोल्जी बॉडी का काम हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, और दोनों गोल्जी बॉडी जो है वो सेल में अलग तरीके से जो है फैली होती है। तो इस तरीके से बेकर ने देखा कि प्लांट गोल्जी बॉडी की तुलना में एनिमल की गोल्जी बॉडी थोड़ी अलग है, थोड़ी ज़्यादा बिखरी हुई होती है, और इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, बेकर बॉडी। इन्होंने इस एनिमल गोल्जी बॉडी को एक और नाम से जाना जिसको हम कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। तो इसी गोल्जी बॉडी का इन्होंने एक और नाम दे दिया, लाइपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट है डॉल्टन एंड फेलिक्स, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट की गोल्जी बॉडी को ज़्यादा डिटेल में लिया, यानी इन्होंने भी गोल्जी बॉडी की स्टडी की, पर कौन सी गोल्जी बॉडी की स्टडी की, प्लांट गोल्जी बॉडी की। और प्लांट गोल्जी बॉडी की स्टडी करने के बाद इन्होंने नाम दे दिया डॉल्टन मेम्ब्रेन।
इसको नाम दे दिया डॉल्टन मेम्ब्रेन। तो डॉल्टन मेम्ब्रेन नाम जो है वो किसने दिया था, डॉल्टन और फेलिक्स ने, जो वास्तव में किसका नाम है, गोल्जी बॉडी का। उसके बाद इन सब के स्ट्रक्चर्स के बाद में फिर उसके बाद में गोल्जी बॉडी को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम से जाना। जैसे हम गोल्जी बॉडी के बहुत सारे नाम जानते हैं, वेरियस नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, वेरियस नेम ऑफ गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी के अलग अलग नाम की बात करें तो देखो गोल्जी बॉडी को अलग अलग नाम से अलग अलग साइंटिस्ट ने जाना। जैसे अभी बताओ, गोल्जी बॉडी का एक नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये लिपिड को जो है अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग शुगर से जोड़ती है, यानी लिपिड को कैरी भी करती है, लिपिड का बहुत ज्यादा यूज करती है, तो इसको लाइपोकॉन्ड्रिया कहा गया। लाइपोकॉन्ड्रिया को हम एनिमल गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, यानी एनिमल सेल की गोल्जी बॉडी है, उसको किस नाम से जानते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में लाइपोकॉन्ड्रिया के बाद इसको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम का सीधा सा मतलब है प्लांट गोल्जी बॉडी। कभी भी अगर प्लांट गोल्जी बॉडी की बात आए तो इसका मतलब एक्चुअल में वो कौन है, डिक्टियोसोम। एक साइंटिस्ट थे पेरेंसिटो, जिन्होंने डिक्टियोसोम के बारे में काफी चीजें बताई। फिर उन्होंने कहा कि जो डिक्टियोसोम मैं बता रहा हूँ उस डिक्टियोसोम की स्ट्रक्चर बिल्कुल गोल्जी बॉडी के समान है, इट मीन्स इट इज एक्चुअली कॉल्ड प्लांट गोल्जी बॉडी। उसके बाद में फिर इसको सेल का मिडल मैन भी कहते हैं, सेल का मिडल मैन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर एकदम सेंटर में होती है। क्योंकि ये देखो न्यूक्लियस के बाद ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ईआर के बाद होती है गोल्जी बॉडी। इसका मतलब होता है कि गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद में क्या होता है, लाइसोसोम के बाद सीधा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो देखो अगर हम सेल की बात करें तो जैसे एक सेल है हमारे पास, हम डायग्रामेटिक बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सेल। अब इस सेल के अंदर ये जैसे न्यूक्लियस है, तो इस सेल न्यूक्लियस के बाद में इसके ऊपर यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर तो होती है ईआर, ठीक है, ये क्या हो गई, ईआर। ईआर से क्या बनती है, ईआर से बनती है गोल्जी बॉडी। ये मान लो बन गई गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आगे जाके क्या बनाता है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम आगे जाके बढ़ाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल के अंदर बीचों बीच पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स है उसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल मिडलमैन। अब गोल्जी बॉडी जो है वो ईआर से आने वाले प्रोटीन को पकड़ती है, ईआर से आने वाले लिपिड को भी पकड़ती है, और उसको कंट्रोल करती है कि उसको सेल के अंदर कहीं भेजना है या सेल के बाहर किसी और सेल में भेजना है। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसको पोस्टमैन ऑफ सेल भी कहते हैं, पोस्टमैन ऑफ सेल। सेल का डाकिया, सेल का डाकिया या सेल का पोस्टमैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसे पोस्टमैन होता है वो एक डाक को दूसरे डाक में लेके जाता है, वैसे ये भी क्या करती है, एक इंफॉर्मेशन या एक बायोमोलिक्यूल को दूसरी जगह लेकर जाती है। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी होती है उसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो कवर अप होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसको ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कवर अप होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो गोल्जी बॉडी का अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें प्रेजेंस और एब्सेंस की, तो गोल्जी बॉडी के अंदर कुछ चीजें प्रेजेंस होती है, कुछ चीजें एब्सेंट होती है, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। तो अब कई चीजें तो प्रेजेंट होती है, कई चीजें एब्सेंट होती है। तो अब कई सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी जो है कौन कौन चीजों के अंदर एब्सेंट होती है, तो देखो सबसे पहले प्रेजेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट किस किस में होगी, प्रेजेंट की अगर बात करें तो देखो यूकैरियोटिक सेल जितनी भी होती है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर गोल्जी बॉडी पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्जी बॉडी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्योंकि हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस दे हैव वेल डेवलप्ड गोल्जी बॉडी। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल इनके अंदर गोल्जी बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के एब्सेंस की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा एब्सेंट होगी, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमेशा ये पाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनते हैं, ईआर, और ईआर के ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि ये आराम से स्ट्रक्चर्स बना देती है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एब्सेंट के बाद में इसकी ओरिजिन, कि गोल्जी बॉडी की ओरिजिन किससे होती है। ओरिजिन की अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी जो है
वो अभी बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, किसी भी न्यूक्लियस में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। देखो ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन गोल्जी बॉडी की कैसे होगी, तो देखो सीधी सी बात है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ओरिजिन ऐसे समझते हैं। देखो कोई भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अब ये जो न्यूक्लियर की जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको मैं एनएम लिख रहा हूँ, एनएम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्चुअल में क्या बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है सिस्टर्नी, इस टाइप से। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनेगी, सिस्टर्नी, ये बनती है सिस्टर्नी। अब ये जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी आगे जाकर के इसकी जो वेसाइकल्स होती है वो आगे जाकर के इस टाइप से जो है वो गोल्जी बॉडी बनाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गोल्जी बॉडी की ओरिजिन किससे होती है, ईआर से होती है, या हम कह सकते हैं कि ईआर की सिस्टर्नी से होती है, या ईआर की वेसाइकल से होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल से होती है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन की अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी की ओरिजिन किससे होती है, ईआर की वेसाइकल से होती है, और ईआर किससे बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो ओरिजिन होती है। ओरिजिन के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा होता है, ओरिजिन के बाद में सबसे जरूरी चीज जो है वो आती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर्स बताई थी। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर्स है, देखो गोल्जी बॉडी के अंदर ये वाली, ये है गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर्स। कोई भी सेल है उसमें गोल्जी बॉडी कैसे दिखती है, किस टाइप से दिखती है, किस प्रकार से दिखती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये उसके स्ट्रक्चर्स है, इसको हम एक बार बढ़ा के बताते हैं कि देखो गोल्जी बॉडी कैसे दिखती है। तो फॉर एग्जाम्पल्स ये जैसे एक सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर यहाँ पर सेंटर के अंदर, जैसे कि इधर की अगर बात करें तो यहाँ पर इस टाइप से इधर की साइड क्या होती है, सबसे पहले एक सिस्टर्नी आती है। इन सिस्टर्नी की संख्या मिनिमम 4 हो सकती है, मैक्सिमम 12 हो सकती है। ठीक है, तो 4 से 12 सिस्टर्नी जो है आपस में जुड़ती है, और उसके बाद में इस सिस्टर्नी के थोड़ा साइड में इस टाइप से जो है ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। और उसके बाद में जो है ट्यूब्यूल्स आने के बाद में फिर यहाँ पर वेसाइकल आ जाती है, इस टाइप से वेसाइकल आ गई, ये क्या आ जाती है, वेसाइकल। अब यह 3 चीजें कंप्लीटली जुड़ गई, एक तो है सिस्टर्नी, एक यहाँ पर जुड़ रही है वेसाइकल्स, और एक यहाँ पर जुड़ती है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी वेसाइकल्स भी होती है जिसको हम कहते हैं गोल्जियन वेसाइकल। गोल्जियन वेसाइकल। तो जब किसी सेल में न्यूक्लियस के ठीक पास में यानी ईआर के ठीक पास में ये 4 चीजें आपस में मिल जाती है, तो इन 4 चीजों के मिलने से जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो है वो टोटली कितनी चीजों से बनती है, 4 चीजों से बनती है। अभी एक डायग्राम बताया था जिसके अंदर देखो सिस्टर्नी दिख रही है, ये आपको दिख रही है सिस्टर्नी, ये आपको जो है ये सिस्टर्नी दिख रही है, इसके अलावा ये जो है सिक्रेटरी वेसाइकल यानी वेसाइकल दिख रही है। इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर्स होती है इधर की साइड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो गोल्जी बॉडी के अंदर इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। अब अपना गोल्जी बॉडी के अंदर फाइनल जो टॉपिक है वो है उसके नंबर्स की और उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस की। नंबर्स की अगर बात करें, एक सेल में कितनी गोल्जी बॉडी होती है, तो देखो जनरली अगर बात करें तो किसी भी सेल के अंदर गोल्जी बॉडी जो है उसकी संख्या जो है वो 10 से 20 के आसपास हो सकती है, 10 to 20 इन नंबर्स, पर सेल कंटेंट 10 to 20 इन नंबर्स। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें तो एक एल्गी है जिसका नाम है कारा। तो ऐसा रिपोर्टेड किया गया कि कारा की जो सेल होती है राइजोइड सेल का मतलब उसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो रूट की जो सेल होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है उसकी जो सेल होती है उसके अंदर पर सेल के अंदर 25,000 गोल्जी बॉडी देखने को मिली। यानी जनरली
किसी भी सेल में गोल्जी बॉडी कितनी होती है 10 से 20, लेकिन कारा के अंदर 25,000 गोल्जी बॉडी देखने को मिली। इसके अलावा जितनी भी जो सिक्रेटरी सेल है, ऐसी सेल जो किसी चीज का सिक्रेशन करती है, भाई गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम है कि उसको जो भी मटेरियल है उसको पैक करना और उसको सेल से बाहर छोड़ना। अब वो जो भी सेल से कोई चीज बाहर फेंक रही है, तो वो एंजाइम भी हो सकता है, वो म्यूकस भी हो सकता है, या वो केमिकल भी हो सकता है जो फेगोसाइटोसिस का काम कर सकता है। इट मीन जितने भी सिक्रेटरी सेल है, वेदर इट इज म्यूकस सिक्रेटरी सेल, वेदर इट इज म्यूकस सिक्रेटरी सेल और एंजाइम सिक्रेटरी सेल और एनी अदर टाइप्स ऑफ केमिकल सिक्रेटरी सेल या फेगोसिटिक सेल जो होती है, ये जितनी भी सेल्स होती है, ये सारी की सारी सेल जो है वो गोल्जी बॉडी की संख्या हमेशा ज्यादा रखती है। इसके बाद में फाइनल अपना जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। गोल्जी बॉडी क्या काम करती है? तो देखो, गोल्जी बॉडी अलग अलग तरह के काम करती है। जैसे अभी मैंने बताया, गोल्जी बॉडी का पहला काम है सिक्रेशन, ठीक है। सिक्रेशन किसका करेगी? थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपकी बॉडी में किसी एंजाइम को काम करना है, तो वो एंजाइम जिस सेल से बाहर आएगा, वो सेल कौन सी होगी? वही सेल होगी जिसके अंदर गोल्जी बॉडी ज्यादा होगी। तो गोल्जी बॉडी, तो इसका मतलब कोई भी सेल अगर एंजाइम सिक्रेट कर रही है, इट मीन्स उसके अंदर एंजाइम का सिक्रेशन उसकी गोल्जी बॉडी से होता है। तो गोल्जी बॉडी का पहला काम सिक्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई सेल आपके अंदर म्यूकस बना रही है, श्लेष्मा बना रही है, तो उस श्लेष्मा को सिक्रेट करने वाली जो सेल है, उस सेल में वो श्लेष्मा किससे सिक्रेट हो रहा है? ये गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी से श्लेष्मा सिक्रेट होता है यानी म्यूकस, इसकी वजह से एंजाइम सिक्रेट होंगे, इसकी वजह से हार्मोन सिक्रेट होंगे। उसके बाद दूसरा गोल्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज को या तो बनाना या किसी चीज को तोड़ना। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन प्रेजेंट इन सेल। सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस है, जिसमें या तो कोई नया कंपाउंड बन रहा है या चीजें टूट रही है, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। गोल्जी बॉडी के द्वारा दो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म होते हैं, जिसको कहते हैं सिल्वर मेटाबॉलिज्म और सल्फर मेटाबॉलिज्म। सल्फर मेटाबॉलिज्म आपके न्यूरॉन के अंदर और आपके जो है इंटेस्टाइन की जो अर्जेंटाफिक सेल है, अर्जेंटाफिक सेल, उनके अंदर पाया जाता है। वही जो सिल्वर मेटाबॉलिज्म है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, सिल्वर मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके न्यूरॉन के अंदर और आपकी जो अर्जेंटाफिक सेल होती है उनके अंदर पाया जाता है, अर्जेंटाफिक सेल, ठीक है। लेकिन वही सल्फर मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है। कार्टिलेज के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये कार्टिलेजिनस के अंदर बनता है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, वो इस मेटाबॉलिज्म, वो सल्फर मेटाबॉलिज्म से बनता है और उसको कौन करती है? मेटाबॉलिज्म के अंदर गोल्जी बॉडी। इसी प्रकार आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो पिगमेंट्स बनते हैं मेलेनिन, और इसके अलावा जो एक प्रोटीन बनता है केराटिन, ठीक है। तो स्किन का मेलेनिन प्रोटीन या मेलेनिन पिगमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं स्किन में जो केराटिन प्रोटीन बनता है, इसको बनाने वाला जो है वो कौन होता है? वो गोल्जी बॉडी होती है। अब केराटिन प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि फिनाइल एलेनिन भी होता है, उसमें लाइसिन भी होता है, उसमें आइसोलाइसिन भी होता है, मिथाइलिन क्या कहते हैं उसको, अलग अलग तरह के जो है मैथियोनिन भी होता है। तो अब केराटिन प्रोटीन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है मैथियोनिन। अब ये जो मैथियोनिन है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इसका मतलब सल्फर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और सल्फर मेटाबॉलिज्म को कौन कवर करेगा? जो है गोल्जी बॉडी। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन करती है। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि गोल्जी बॉडी जो है वो ईआर से बनने वाले प्रोटीन्स को, ईआर से बनने वाले प्रोटीन को शुगर से जोड़ेगी और शुगर से जोड़ के फिर क्या बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर प्रोटीन तो कौन बना रही है? ईआर, लेकिन उस प्रोटीन को ग्लूकोज से जोड़ने का काम कौन कर रही है? मोस्टली गोल्जी बॉडी। हालांकि ईआर भी जोड़ती है बट वो इमेच्योर तरीके से होता है, लेकिन परफेक्टली ग्लूकोज से प्रोटीन को जोड़ना, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, ये काम कौन करती है? गोल्जी बॉडी। और यही ग्लाइकोप्रोटीन फिर आगे जाकर के एंटीबॉडी का काम करते हैं, यही ग्लाइकोप्रोटीन फिर आगे जाके एंटीजन का काम करते हैं, यही ग्लाइकोप्रोटीन आगे जाके जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का भी काम करते हैं, अलग अलग होते हैं। गोल्जी बॉडी का चौथा इंपॉर्टेंट काम है ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन, अब जैसे ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन को शुगर से जोड़ना, इसी प्रकार ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब होता है लिपिड को शुगर से जोड़ना।
तो हमारे शरीर में लिपिड किससे बनती है, ये SCR से बनती है, और उस SCR से बनने वाले लिपिड को शुगर से जोड़ के फिर उसके बाद में बनाना ग्लाइकोलिपिड, और ये ग्लाइकोलिपिड आपके ब्रेन में जो है काम आती है मेमोरी बनाने में। इसको गैंग्लियोसाइडेज भी कहते हैं, सेरेब्रोसाइडेज भी कहते हैं, और इस ग्लाइकोलिपिड्स को जो है बनाने का काम भी कौन करती है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्सोसाइटोसिस। सेल में जितने भी हानिकारक मटेरियल्स होते हैं उसको सेल से बाहर फेंकना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। यानी हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ यूजलेस पार्ट्स फ्रॉम द सेल थ्रू PM इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस जो है, जिसको रिवर्स स्पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं, ये काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा गोल्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है फॉर्मेशन। ये जो गोल्जी बॉडी है वो सेल के अंदर अलग अलग तरह के चीजें बनाती है। जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से। आपकी जो सेल वॉल है वो किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से। स्पर्म का जो एक्रोसोम है, शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है, सबसे आगे जो एक्रोसोम पाया जाता है, वो भी किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से। सेल प्लेट जो बनती है वो भी किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से बनती है। सेल के अंदर जो लाइसोसोम बनता है वो भी किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सातवां जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी सेल के अंदर अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी जैसे ER से गोल्जी बॉडी में गई, गोल्जी बॉडी से सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स पे जा रही है, या एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी गोल्जी बॉडी करता है। यानी गोल्जी बॉडी प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, इन सब का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में 8वें नंबर पे है पैकेजिंग। ये जरूरत पड़ने पर मटेरियल्स को पैकेज भी करती है। पैकेज का मतलब जैसे प्रोटीन है, अब प्रोटीन को डायरेक्ट तो ट्रांसपोर्ट करेगी नहीं, ये ER से बनने वाले प्रोटीन को अपने वेसाइकल के अंदर लेती है, उसको पैक करती है, और पैक करने के बाद में फिर वो आगे भेजती है। अगर जरूरत है तो आगे भेजेगी, नहीं जरूरत है तो उसको अपने पास में रखेगी और स्टोर्ड वेसाइकल के रूप में अपने आप के लाइसोसोम का निर्माण करेगी, और वो प्रोटीन फिर एंजाइम का काम करता है। तो इस तरीके से ये पैकेजिंग का भी काम करती है। गोल्जी बॉडी सेल के अंदर गर्ल का भी निर्माण करती है। गर्ल का मतलब होता है GARL, गोल्जी एसोसिएटेड RER एंड लाइसोसोम। तो देखो गोल्जी बॉडी जो होती है उसका खुद का निर्माण किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER, और गोल्जी बॉडी आगे जाकर के क्या बनाती है, लाइसोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूरा एक सिस्टम बना रही है जिसको हम कहते हैं गोल्जी एसोसिएटेड, यानी गोल्जी से जुड़ा हुआ है, RER एंड लाइसोसोम। तो ये तीनों का जो कंप्लीट जो नाम है वो है GARL, गोल्जी एसोसिएटेड RER एंड लाइसोसोम। इसको हम कहते हैं गर्ल सिस्टम। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शंस थे जो हमने बताए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है जितना भी जो लेक्चर्स में बताया है वो आपको समझ में आया है। अगर ये आपको लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है वो सेल बायोलॉजी को ढंग से समझना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को ढंग से समझना चाहते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा वो 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है,